नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन प्रणाम देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा। आज फिर दिल्ली जाएंगे सीएम, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 1:45 पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे दिल्ली, तो दोपहर 2:40 पर सीएम धामी पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन। केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और इस दौरान कई सारे मुलाकातें, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। तो लगातार दिल्ली दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो आज फिर दिल्ली आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले जहां पर एमसीडी चुनाव के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद थे, और अब एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं। 2:40 पर उत्तराखंड सदन जाएंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात के कार्यक्रम हैं। देहरादून बीजेपी संघ मुख्यालय में संगठन की अहम बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस बैठक में आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति तैयार की गई है। उत्तराखंड पहुंचने के बाद प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने पार्टी के आगामी रोड मैप को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मुख्य रूप से आने वाले निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में बीजेपी उत्तराखंड की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेंद्र अजय भी मौजूद रहे। बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रमों को बूथ और पन्ना प्रमुखों के और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार के कामों को जनता के मध्य एवं पार्टी की सक्रियता घर पहुंचने के लक्ष्य को लेकर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर हुई इस बैठक में सीएम धामी ने भी हिस्सा लिया। अब स्वागत का कार्यक्रम देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे, उनके पदाधिकारी नियुक्त किए थे। अब जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं, मोर्चों के अध्यक्ष नियुक्त हो गए। उनकी पूरी की पूरी टीम का गठन होना है। उस गठन की प्रक्रिया चालू है। उसमें आत्म मंथन करके विचार कर कर वो जल्दी से जल्दी हमारे संगठन को आगे बढ़ा सकें, ऐसी एक टीमों की सब कार्य होने वाले हैं। चुनाव को हम चुनाव की दृष्टि से ही देखते हैं, और एक राजनीतिक दल के नाते चुनाव जीतना हमारा अधिकार भी है और कार्य भी है। देखिए, अभी पूर्व में हमने प्रदेश अध्यक्ष हमारी सरकार ने 30% आरक्षण महिलाओं को मिले, इसके लिए बिल पारित किया है। मैं अपने यहाँ के अपने मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। हमारी महिलाओं का ये अधिकार हक था, वो उनको मिला। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने के मामलों में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में मुहर लग गई। तो वही विश्व प्रसिद्ध शिकारी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की याद में राज्य में ट्रेल बनाने और राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 84 कुटी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने को भी बोर्ड की हरी झंडी मिली है। पर्यटन विभाग इसके प्रस्ताव बनाएगा और राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम के मद्देनजर 2 करोड़ का कार्पस फंड बनेगा। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले में मौत होने पर अब 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक मृत्यु पर 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान था, तो वहीं घायलों के मामले में भी मुआवजा राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का निर्णय हुआ है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों के 1 किलोमीटर की परिधि में इको सेंसिटिव जोन से संबंधित मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगी। समय समय पर वन्य जीव संघर्ष लगातार यहाँ होता रहा है, और उसको देखते हुए हमने उस राशि को पहले 4 लाख की 5 लाख किया और 5 लाख से 6 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ जानवरों की भी जो वन्य जीवों की जो कैटेगरी है, उसको कैटेगरी में न बांटकर यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी
जंगली जो जीव के कारण से अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो उसको सीधे उसी में माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया और जो बहुत सारे रुके हुए हमारे प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी दी है। तो 2015-16 के कोई सड़क के मामले से सुरक्षा क्षेत्र का था, एक हमारा पुरोला उत्तरकाशी क्षेत्र का था, उन सभी पर सहमति हुई। और जो वन विभाग के प्रस्ताव हैं, जो वन भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, उनको डीएफओ के स्तर से पहले से ही जब प्रस्ताव बनाया जाए उसी समय संबंधित विभाग डीएफओ के कंसल्ट से उसको आगे बढ़ाए, जिससे कि वो ज्यादा देर न लगे और हो जाए। सहायता राशि के लिए भी जो है इधर उधर जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो भागना दौड़ना न पड़े। सो मोटो लेकर विभाग स्वयं, आज हमने फैसला लिया है कि विभाग कहीं पर भी वन्य जीव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है तो वो सो मोटो लेंगे डीएफओ को और जो भी अन्य अधिकारी हैं उसके लिए सीधे सीधे उनको यहाँ से आज एक शासनादेश निकलेगा, आज के मिनट में तय। उन्होंने खास करके वन्य जंतुओं से जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में है, जिस तरह से कई बार डेथ हो जाती है, तो उसको घटा के जो प्रपोजल था बढ़ा के 4 लाख से 5 लाख की बात थी, तो उन्होंने 4 लाख से बढ़ा के उसको 6 लाख कर दिया। जंतुओं के कारण मान लिया कि अगर पशुधन की क्षति होती है तो उसमें जैसे बकरियों का जैसे 3000 है, 3000 से 5000 कर दिया उन्होंने। इसके अलावा भी ये कहा है कि अगर किसी तरह की डेथ या किसी तरह की क्षति होती है तो ये डीएफओ का दायित्व होगा कि वो जो प्रभावित लोग हैं उनके यहाँ जाकर वो मुआवजा दिया जाए। उन्होंने खास शनिवार को भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड संपन्न हो गई है। आईएमए देहरादून की इस बार की पासिंग आउट परेड में कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। इनमें से 314 भारतीय मूल के कैडेट्स परेड में अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल हुए। तो आईएमए पासिंग आउट परेड में 11 मित्र देशों के 30 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने अपने राष्ट्र की सेना में शामिल होंगे। आज की पासिंग आउट परेड में उत्तराखंड के 29 और यूपी के 51 जेंटलमैन कैडेट्स से पास आउट हुए। शनिवार को हुई पासिंग आउट परेड के रिव्यू ऑफिसर सेंट्रल कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी थे। उन्हें भव्य परेड ने सलामी दी। तो आईएमए की पासिंग आउट परेड में बेस्ट जेंटलमैन कैडेट्स का गोल्ड मेडल पवन कुमार को मिला। तो बेस्ट कैडेट का सिल्वर मेडल जगजीत सिंह को दिया गया। ब्रॉन्ज मेडल पुरापू लिखित ने प्राप्त किया है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सम्मान जोजिला कंपनी को मिला है। तो बेस्ट मित्र देशों के कैडेट्स का सम्मान नेपाल के अश्विन को मिला। आईएमए में पास आउट होने वाले 314 भारतीय कैडेट्स में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 51 और हरियाणा के 30 जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट हुए हैं। उत्तराखंड के 29 कैडेट्स भी आईएमए पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने। आपको बता दें, ऐतिहासिक भारतीय सैन्य अकादमी की शुरुआत 1932 से 10 दिसंबर 2022 तक पास आउट होने वाले भारतीय कैडेट्सों की संख्या 61,646 है, जबकि मित्र देशों के पास आउट होने के कैडेट्स की संख्या 2,893 है। आज की परेड के बाद आईएमए से कुल 64,479 कैडेट्स पास आउट होकर सैन्य अधिकारी बन गए हैं। वाली स्कूल में था। इसके बाद यहाँ से मैं सैनिक स्कूल बालाचड़ी गया, गुजरात में है। उसके बाद एनडीए, फिर आईएमए। और ये तो बहुत ही गौरवशाली अवसर है मेरे लिए, माता पिता के लिए और इनफैक्ट सभी के लिए। ये तो सर शब्दों में तो ये मेरा यही कर सकता है, छोटा भाई है, यही बता सकता है। सारी मेहनत इसकी और मेरी वाइफ की है। सब कैसा अपने भाई का किस तरह से खुशी जाहिर करेंगे? खुशी की तो हमारी संस्कृति है देश की सेवा करना, परिवार से यही विरासत मिली है। पिताजी भी रक्षा मंत्रालय में ही थे, तो अभी स्वस्थ हैं बेचारे, उनके अभी अस्पताल में एडमिट थे तो वो नहीं आ पाए हैं, पर वो वहीं से घर बैठे अपने पोते को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इंतजार था और आपने बड़ी मेहनत करी, तो क्या लगता है आज कितनी सारे जहां से अच्छा खुशियों का कोई वो नहीं बता सकता, बयान नहीं कर सकती मैं इसका। हमें बहुत गर्व है कि हम देश की जो है सो सेवा कर रहे हैं। और एज ए दोनों मेरे बेटे जो कि ऑफिसर्स रैंक में ज्वाइन किया है, तो हमें और भी खुशी होती है। और देश के लिए जो है, देश की पूरी कुर्बानी देने का जो है एक अलग से जज्बा जो है, एक जुनून पैदा होता है। और
जिस प्रकार से हमने जो है वो देश के लिए 34 साल सर्विस की है, उसी प्रकार से हमारे बेटे भी जो है वो देश के लिए जो है हमेशा जो है सेवा देते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के इशारे पर उनके पूर्व स्टाफ आईपी सिंह पर दर्ज कराया गया मुकदमे के मामले में मंत्री के खिलाफ सचिवालय संघ मुखर हो गया है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने बयान जारी करते हुए कहा कि इस प्रकरण में जब मंत्री के अनुरोध पर सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में कोई तथ्य नहीं पाते हुए संबंधित निजी सचिव को दोष मुक्त किया जा चुका है, फिर मंत्री के अनुरोध पर 3 सदस्यीय समिति की जांच अभी विचाराधीन है, इसका परिणाम आना शेष है। इससे पहले ही एफआईआर दर्ज कर दिया जाना सीधे कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने इस एफआईआर को वापस लेने का आंदोलन की चेतावनी दी है। एक पत्रावली पर चूंकि जिस तरह का घटनाक्रम सामने उभर के आया है और एक सचिवालय सेवा के निजी सचिव के ऊपर जिस तरह से माननीय कैबिनेट मंत्री जी के स्तर के पीआरओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने का मामला प्रकाश में आया है, यह बहुत ही उत्पीड़न की श्रेणी की कार्रवाई है। और चूंकि जब एक इसी मामले में सचिवालय प्रशासन विभाग जो नियोक्ता विभाग है उसके द्वारा प्रारंभिक जाँच करते हुए इसमें संबंधित हमारे उस कर्मचारी साथी को दोषमुक्त कर दिया गया है, दोष सिद्ध उसका नहीं पाया गया है। वहीं दूसरी ओर अभी माननीय कैबिनेट मंत्री लोक निर्माण विभाग के स्तर से जो अनुरोध किया गया था उस अनुरोध का परिपालन करते हुए एक दूसरी कमेटी जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आना ही बाकी थी, उसकी अभी जांच चल रही है। उसी बीच बहुत तेज़ी के साथ जिस तरह से इस एक एफआईआर दर्ज कराई गई है वो एफआईआर बिल्कुल ही उत्पीड़न की श्रेणी में है और हम लोग इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरह से कर्मचारी को इस तरह से अगर टारगेट किया जाएगा तो कोई भी कर्मचारी सचिवालय सेवा का मंत्री गणों के निजी स्टाफ में कार्य करने में अनिच्छा प्रकट करेगा और भविष्य में इसके बहुत भीषण दुष्परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी राजकाज है, जो सचिवालय से मुख्य धारा चलती है, वहाँ पर यह आरोप लगाना कि उस डीएससी से फाइल अपने मन से संबंधित कर्मचारी द्वारा भेज दी गई है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे आशंका है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा एक इशू है जिस पर कर्मचारी को उत्पीड़न करने का कार्य केवल किया जा रहा है। हम लोग उस कर्मचारी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से पुनः मिलकर अपना प्रभावी पक्ष रखेंगे और इस एक तरफा और उत्पीड़न की कार्रवाई का प्रबल विरोध करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री जी बहुत कद्दावर और बहुत सीनियर मंत्री हैं और उनको बहुत राजकाज और उन्होंने बहुत सिस्टम देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक इस तरह की हुई है जिस पर हमारे सचिवालय सेवा के कर्मचारी को टारगेट किया जा रहा है। और मैं ये मानता हूं कि डीएससी एक ऐसा अभिलेख है जिसको माननीय मंत्री जी के स्तर पर ही इसको सुरक्षित रखे जाना चाहिए था। यदि माननीय मंत्री जी ने उसको अगर किसी कर्मचारी को दिया है तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़े प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो डीएससी से सारी फाइलें हो रही थी, केवल इसी फाइल पर इस कर्मचारी को इस तरह से दोषारोपण किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम के समीप देश के पहले गांव माड़ा में शनिवार को वर्चुअल रूप से रिलायंस 4G सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय वर्चुअली मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को लक्सर के HR डिग्री कॉलेज में आयोजित खेल प्रतियोगिता कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को महत्वपूर्ण बताया। हिमाचल में बीजेपी की हार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करेगी। तेजी से आगे बढ़ाना है और देश में संभाव रखना है, सद्भावना रखनी है, तो कॉमन सिविल कोड जो बिल है या कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए। तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तमाम तरह की जो इस देश को एक नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे तत्व इसमें सक्रिय होते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर
ये बिल पास होता है तो देश का हित होगा। देश को लक्सर में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गर्ग डिग्री कॉलेज में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेने पहुंचे निशंक ने छात्र छात्राओं को भी संबोधित किया। बच्चे तो सतत विकास का जो लक्ष्य है उसकी क्या संभावनाएं और चुनौतियां क्या हैं, ये पूरा वर्ल्ड इस पर काम कर रहा है। हम तेजी से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों को वर्तमान चुनौतियों का मुकाबला कैसे करना है उसको लेकर के निश्चित रूप में ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बच्चे तो सतत हरिद्वार में अखिल भारतीय संत समिति की महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष को श्री पंचायती निर्मल अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य एजेंडा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, गोरक्षा, गंगा रक्षा है रहा। साथ ही बैठक के दौरान सर्वसम्मति से जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। तो देवपुरा आश्रम के महंत गुरमीत सिंह को जिला अध्यक्ष, महंत किशनदास महाराज को महामंत्री और महंत रामानुजदास को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिसमें जिला हरिद्वार के अंदर एक अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का चयन किया गया, जिसके लिए हमारे देवपुरा के विरक्त संत गुरमीत सिंह जी महाराज को जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया और श्री रामानुजदास जी महाराज को कोषाध्यक्ष पद दिया गया और महामंत्री के लिए कृष्णदास जी महाराज घनश्याम भवन वालों को उसमें मनोनीत किया गया। जो भी कार्य होगा ग्राउंड लेवल तक, हर आदमी तक जो संत महापुरुषों का जो एजेंडा है, जो अखिल भारतीय संत समिति का जो मुख्य लक्ष्य है, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और गौ गंगा रक्षा, अखिल भारतीय संत समिति का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसमें अखिल भारतीय संत समिति ने अपना जो है अहम योगदान निभाया। उधम सिंह नगर के किच्छा में अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अवैध रूप से चल रहे 3 क्लिनिकों को एसडीएम ने सीज कर दिया। छापेमारी के दौरान एसडीएम कौस्तुभ मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नगर के कई क्लिनिकों पर छापेमारी की गई, जिसमें अवैध रूप से चल रहे 3 क्लिनिकों को सीज किया गया और यह कार्रवाई आगे भी जारी रही। इस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी इस प्रकार के अवैध क्लिनिक या इस प्रकार की जो जनता के स्वास्थ्य से छेड़छाड़ का विषय हो या बिना क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के बिना इस प्रकार क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। उसी क्रम में आज किच्छा में 3 क्लिनिक सील किए गए हैं। कतिपय स्थान पे ये भी पाया गया है कि बिना डॉक्टर चिकित्सकीय अहर्ता के भी क्लिनिक चलाए जा रहे थे। मसूरी के घनानंद राजकीय इंटर कॉलेज के साइंस ब्लॉक में चोरों ने 6 कमरों के ताले तोड़कर अलमारी में रखे कीमती सामान को चुरा लिया। बताया जा रहा है कि सुबह के समय जब स्कूल खुला तो स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य रवि उनियाल को साइंस ब्लॉक के सभी कमरों के ताले टूटे मिले। वहीं घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच की। साइंस लैब के ताले टूटे हुए हैं। अंदर जाके देखा तो सारे जितने भी वहाँ 6 दरवाजे थे सभी के ताले टूटे हुए हैं और अंदर सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अलमारियों के लॉक टूटे हुए हैं। ठीक है, और कुछ इसकी जानकारी हम तुरंत क्या पुलिस विभाग को दी थी, पत्रकार महोदय को भी दी गई थी। पुलिस ने मौके पर आके इसकी जाँच पड़ताल की और वहाँ पर जो चोरों जिन लोगों ने चोरी की है वहाँ उनका एक जो ताले तोड़ने में हथियार इस्तेमाल हो गए, जैसे कुदाल है, रॉड है, उन्होंने अपना जैकेट वहाँ छोड़ दिया, उस तरह है वहाँ छोड़ दिया गया। वहाँ साइंस लैब के
देहरादून में स्कूटी सवार व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं मृतक की 20 साल की भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल का हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है, तो वहीं ट्रक ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया। तो राहगीरों ने तत्काल पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना देरी किए बिना युवती को हॉस्पिटल भिजवाए, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक 48 साल के हुकुम सिंह निवासी नगीना यूपी शादी में शामिल होने के लिए सरदार वाली गई। रायपुर देहरादून अपने रिश्तेदार में आया था और शनिवार दोपहर को ही अपने 20 साल के भतीजे के साथ रिस्पना में इंद्रेश अस्पताल की ओर स्कूटी से जा रहा था और इसी दौरान हरिद्वार बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। लंबे समय के बाद अल्मोड़ा के सुबंत सिंह जीना विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट का विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने स्वागत किया। इस दौरान कुलपति ने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मचारियों के साथ बैठक की और विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए। प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट ने कहा कि शिक्षण कार्य की गुणवत्ता और सत्र को नियमित करने की कोशिश की जाएगी। कुलपति यह बनने के बाद आज जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो 3-4 यानी प्रमुख रूप से हैं। शासन से हमको 2 परिसरों का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ और राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर के अधिकरण के आदेश आ गए हैं। यह सत्र नियमित हम करने की और भी हम कोशिश करेंगे। जो हमारी फैकल्टी है तो उनकी प्रोन्नतियाँ तभी होती हैं जब वो उनके पास कुछ यह लिखा पढ़ा सामग्री हो। कुलपति उत्तराखंड में डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय कुमार ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआ में अत्याधुनिक दुग्ध प्लांट को लगाने वाले स्थान पर निरीक्षण किया है। इसी दौरान जमीन की नपाई भी की गई। निरीक्षण के दौरान उसके साथ दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा भी मौजूद रहे। संजय कुमार का कहना है कि जल्द ही प्लांट का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आशा है कि फरवरी माह में प्लांट का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की मौजूदगी में होगा। स्पेशल प्लांट असिस्टेंट भारत सरकार के तहत नैनीताल दुग्ध संघ के लिए लालकुआ में नई डेयरी प्लांट हमारी स्वीकृत हुई है। लगभग इसमें 61 करोड़ की योजना तो वर्तमान में स्वीकृत है, बाकी विस्तार के लिए भविष्य में उसका विस्तार भी होगा। तो उस चूंकि नया डेयरी प्लांट बनना है तो उसके लिए हम आज जगह देखने के लिए आए थे कि कहाँ उपलब्ध है। तो उसका निरीक्षण किया गया प्लांट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं लगभग हमारे पास पर्याप्त जमीन यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि हमको नया डेयरी प्लांट बनाने के लिए आवश्यकता है, उससे अधिक हमारे पास पर्याप्त है। स्पेशल हमारे बीच में हमारे निबंधक डेयरी एवं निदेशक सहकारिता श्रीमान संजय खेतवाल जी ने नए प्लांट के लिए पूरे इंजीनियरों और अपने अधिकारियों के साथ पूरी लोकेशन को देखा है और पूरी जमीन की नापजोख कराई है। तो मुझे संस्था की ओर से माननीय अपने निबंधक और निदेशक महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि पूरी तीव्रता से आप सरकार द्वारा चलाई योजनाओं को धरातल में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड लेखपाल संघ के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री का कालाढूंगी पहुंचने पर कालाढूंगी इकाई ने जोरदार स्वागत किया। कालाढूंगी तहसील परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री ताराचंद्र घिड़ियाला और प्रदेश ऑडिटर राजीव सिंह बिष्ट का स्वागत हुआ। इस दौरान सभी ने उनको शुभकामनाएं दी। अधिसन पंचायत अधिसन में जो चुनाव हुए थे ना, उसमें हम और तारा जी हुए और हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जो भी लेखपाल संघ की जायज़ मांगे हैं उनमें जो भी कार्रवाई होनी है वो त्वरित हो। और मेनली जो है हमारा सबसे बड़ा वो मकसद है कि आज के समय लेखपाल के पास बहुत अधिक काम हो गया है, समय का उतना अभाव हो गया है, उससे अधिक काम है और हर चीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होने लग गया है। हर चीज़ कार्य जो है तुरंत चाहिए हर किसी को, चाहे पब्लिक हो। ठीक है, उनका पब्लिक का भी सही है कि भाई उसको अपने कार्य के लिए आया है तहसील में तो उसका काम उसका होना चाहिए।
तो उसके बाद से अब हम पहली बार जब हम कालाडूंगी पहुंचे हैं तो कालाडूंगी के तहसील के तमाम कार्मिकों का हम विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारा जो स्वागत किया है। ये स्वागत हमारे उत्साह को बढ़ाएगा और लेखपाल संघों की जो मांग है, लेखपाल संघ की मांग को हम दुगने उत्साह के साथ शासन के साथ रखेंगे और राजस्व विभाग के साथ रखेंगे। तो उसके बाद चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।